कुछ दिनों पहले न्यूज में एक र्यूमर सुनी थी कि दाऊद इब्राहिम, वन ऑफ द मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स ऑफ इंडिया, वाज पॉइजन्ड इन कराची। और रिसेंटली जिस तरह का गेम चल रहा है, यूएसए, कनाडा, सभी लोग इंडियन गवर्नमेंट पर सीक्रेट किलिंग्स का आरोप लगा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्या पता इसमें भी कोई सीक्रेट गेम हो। बट ये अफवाह अगले दिन क्रैश हो गई और ये अफवाह आई कि दाऊद इब्राहिम कराची के हॉस्पिटल में एडमिट है हेल्थ इश्यूज के कारण। मगर इस अफवाह ने न्यूज चैनल्स, यूट्यूब, सभी जगह एक बार फिर से तहलका मचा दिया और दाऊद इब्राहिम की बात होने लगी, जिसने अभिनेता से लेकर नेताओं के दिमाग में एक टेरर बैठा दिया था, जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर राज किया और 1993 में उसी मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट करवाए, जो मुंबई के सारे गलत काम, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर्स, ड्रग ट्रैफिकिंग, हवाला का पैसा, स्मगलिंग, ये सारे हैंडल करता था और एक बिजनेस कंपनी बना दी थी क्राइम करने के लिए, इसका नाम था डी कंपनी। और ये सब उसने किया इंडिया से बाहर बैठ के, जिसको इंडिया से लेकर यूएसए तक की पुलिस ढूंढ रही है, इंटरपोल ढूंढ रही है, जिसके ऊपर रिवॉर्ड है $25 मिलियन, यानी लगभग 200 करोड़ रुपए का। ऐसा क्रिमिनल, या यूं कहें क्राइम बिजनेसमैन। सो वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ इंडियाज मोस्ट वांटेड, जिसमें हम कहानी सुनेंगे दाऊद इब्राहिम की। मगर उससे पहले एक छोटी सी काम की बात सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स पढ़ाई बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, उन्हें स्कूल्स में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया भी बहुत जाता है, मगर एग्जाम में कुछ लोग परफॉर्म नहीं कर पाते। वो ये नहीं एनालाइज कर पाते कि एग्जाम उनसे क्या पूछना चाह रहा है, किस तरह से पूछना चाह रहा है। मैंने अपनी लाइफ में कई सारे बड़े एग्जाम्स दिए हैं और क्रैक भी किए हैं, जैसे कि IIT, JEE, UPSC, गेट। और इन सब एग्जाम्स को देखकर मैंने कई सारी ऐसी चीज़ें सीखी हैं, कई बारीकियां ऐसी सीखी हैं जो हमें पहले से प्रिपेयर करनी चाहिए ताकि एग्जाम में हम अच्छे से परफॉर्म कर सकें। सो अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैंने एक जूम मास्टर क्लास 17 दिसंबर को कंडक्ट करवाई थी, जिसके बहुत ही अच्छे रिव्यूज और रिस्पॉन्सेज आने के बाद में ये डिसाइड हुआ है कि 28 जनवरी को एक बार फिर से जूम पर ये लाइव मास्टर क्लास कंडक्ट करवाऊंगा मैं, जिसमें मैं एग्जाम से रिलेटेड कई सारी ऐसी सीक्रेट्स बताऊंगा जिनको प्रिपेयर करके हम काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट अपने एग्जाम परफॉर्मेंस में कर सकते हैं। पिन कमेंट में मैंने लिंक दिया है, जाकर जल्दी रजिस्टर कीजिए, सीट्स लिमिटेड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। My main focus was on Dawood Ibrahim. The boss of the Mumbai organized crime syndicate, the D Company. Dawood was full of anger. He wanted to send out a message. दाऊद इब्राहिम का जन्म 1955 में एक कोंकणी मुस्लिम फैमिली में महाराष्ट्र के खेड़ एरिया में हुआ था। और इत्तेफाक देखिए कि दाऊद इब्राहिम के पिता इब्राहिम कास्कर CID में एक पुलिस कांस्टेबल थे। डोंगरी के अहमद सेलर हाई स्कूल से इसने अपनी प्राइमरी एजुकेशन की थी। दाऊद अपने 12 भाई बहनों में से एक था। उसके पिता भले ही पुलिस कांस्टेबल थे, मगर उसकी संगत अच्छी नहीं थी और वो बचपन से ही क्राइम की तरफ अट्रैक्टेड था, जल्दी पैसा कमाने के लिए। छोटी उम्र में ही उसने लोकल गुंडों और माफिया की गैंग्स में शामिल होकर छोटे मोटे अपराध करना शुरू कर दिया था, एकदम टिपिकल क्लासिक ओल्ड बॉलीवुड मूवी की तरह। 1974 में पहला ऑफिशियल क्राइम दाऊद के अगेंस्ट रिकॉर्डेड हुआ, जिसमें उसने एक बैंक से 4.5 लाख रुपए लूट लिए थे और वो उस समय केवल 18 साल का था। और इत्तेफाक से इसकी जांच करने को दी गई CID को और उसमें उसके फादर इन्वॉल्व थे। उन्होंने जब पता कर लिया कि दाऊद इसमें इन्वॉल्व है तो उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की कि ये क्राइम का रास्ता छोड़ दे, सही नहीं है, मगर वो नहीं माना और इस क्राइम की दुनिया में और घुसता चला गया। अब उसने एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट बाशु दादा की एक गैंग ज्वाइन कर ली और उस गैंग के थ्रू फिरौती, चोरी, वसूली ये सब किया करता था। और ये सब करने के बाद में वो और बड़ी गैंग्स, हाजी मस्तान, करीम लाला जैसे लोगों की गैंग्स में शामिल हुआ और जहां पर उसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सीखा। उसने सीखा कि कैसे स्मगलिंग की जाती है, कैसे पुलिस को हैंडल किया जाता है, कैसे पॉलिटिशियंस को हैंडल किया जाता है, उनको ब्राइब किया जाता है, कैसे एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अंजाम दिया जाता है, सिस्टम में लूप होल्स निकाल के। और लेट 1970s में इन सब जगहों पर काम करके अपने भाई शाहिद इब्राहिम कास्कर के साथ मिलकर उसने अपनी एक नई कंपनी खोल ली, जिसका नाम था डी कंपनी। ये कोई ऑफिशियल कंपनी नहीं थी, ये एक अनऑफिशियल क्राइम सिंडिकेट था। इस डी कंपनी ने मुंबई का एक एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया था और गोल्ड स्मगलिंग, क्रिकेट मैच फिक्सिंग, हवाला का पैसा, किडनैपिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, सारी चीजें ये किया करती थी। अब जब डी कंपनी ग्रो होने लगी तो ये बात दूसरी गैंग्स को पसंद नहीं आई, पर्टिकुलरली पठान गैंग जो साउथ मुंबई में एक्टिव थी। उसमें और डी कंपनी में काफी मुठभेड़ हुई, जिसमें शाहिद इब्राहिम कास्कर जो दाऊद का भाई था वो मारा गया। दाऊद इब्राहिम ने रिवेंज लेने के लिए पठान गैंग का सफाया करने का निश्चय किया और उसने पुलिसमैन और पॉलिटिशियंस की हेल्प लेकर कई सारे पठान गैंग के लोगों को पकड़वा दिया या फिर एनकाउंटर में मरवा दिया। धीरे धीरे पठान गैंग का पूरी तरह से सफाया हो गया और मुंबई के ऊपर अकेले डी कंपनी का राज होने लगा। और इस एक फैक्टर के कारण वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया, क्योंकि अब मुंबई के सारे स्मगलिंग पोर्ट्स वो कंट्रोल करता था और मुंबई में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है स्मगलिंग के थ्रू, वो उसकी मर्जी से होता था। सिर्फ मुंबई के अंदर का बिजनेस ही नहीं, मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान से आने वाला ड्रग्स और इलीगल गोल्ड भी दाऊद इब्राहिम के थ्रू आता था। उस समय इंडिया में करप्शन भी रैंपेंट था
करप्ट ऑफिशियल्स, करप्ट पुलिस वाले, करप्ट नेताओं को अपना पैसा ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट करना पड़ता था, पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पड़ता था। और इस सारे सिस्टम को हवाला बोला जाता है। हवाला के मार्केट को कंट्रोल करने के कारण, उसको ऑर्गेनाइज करने के कारण बड़े बड़े अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए ऑफिसर्स और बड़े पॉलिटिशियन से उसके कॉन्टैक्ट्स थे और उन पर वो एहसान किया करता था, उनको गिफ्ट देता, उनकी पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रखता। बॉलीवुड के सारे प्रोड्यूसर, सारे एक्टर्स दाऊद इब्राहिम को अच्छे से पहचानते थे, उसके घर आना जाना होता था। ये मैं 1980s की बात बता रहा हूँ। और यही कारण था कि सबको पता था कि दाऊद इब्राहिम एक बहुत बड़ा क्राइम मास्टरमाइंड है, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, मगर फिर भी उसे कोई पकड़ नहीं पाता था। उसके अगेंस्ट 1977 से 85 के बीच में कई सारे अरेस्ट वारंट्स इश्यू किए गए, मगर कभी भी वो पकड़ में नहीं आया, क्योंकि कुछ खबरी पुलिस वाले उसको खबर दे दिया करते थे कि पुलिस तुम्हें पकड़ने आने वाली है। कई बार पॉलिटिशियंस उसे बचा लिया करते थे और इसी चीज का खामियाजा पूरी इंडिया को भुगतना पड़ा, जो कि मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। जब दाऊद की एक्टिविटीज काफी तेज हो गई और वो एक क्रिमिनल से एंटी नेशनल बनने में कन्वर्ट होने लगा, तब प्रेशर पड़ा गवर्नमेंट पर और 1986 में एक पुलिस अरेस्ट वारंट उस पर इश्यू किया गया। दाऊद को अब लगा कि मुंबई में रहना डेंजरस है, इसीलिए पुलिस उसे अरेस्ट करने आती उससे ठीक कुछ मिनटों पहले वो फरार हो गया दुबई के लिए। और ये एक आखिरी मौका था जब इंडिया की पुलिस उसे इंडिया में अरेस्ट कर पाती। 1986 में दुबई जाने के बाद में ऑफिशियली दाऊद के इंडिया वापस आने के कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं। डी कंपनी के सीईओ की सिर्फ लोकेशन चेंज हुई थी, ऑपरेशंस वैसे के वैसे थे। वो दुबई में बैठ के मस्त वर्क फ्रॉम होम करते हुए अपना सारा बिजनेस संभालता था और यहाँ पर उसका साथ देता था छोटा राजन नाम का एक आदमी, जो मुंबई में उसके सारे ऑपरेशंस हैंडल किया करता था। बाद में छोटा राजन ने डी कंपनी से अलग होकर अपनी एक नई गैंग बना ली थी। उसकी गैंग के कई प्रोमिनेंट चेहरे जैसे कि छोटा शकील, याकूब मेमन, टाइगर मेमन और अबू सलीम जैसे लोग मिलकर डी कंपनी चलाते थे मुंबई में। इन सब नामों में से कई नाम तो शायद आपने सुने भी होंगे, अगर रियल लाइफ में नहीं तो मूवीज में ही इस तरह के नाम यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये रियल पर्सनैलिटीज थी। इस तरह के नाम क्राइम के वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर थे। अब 1991 के बाद में इंडिया में एक बड़ा चेंज हुआ। इंडिया के मार्केट्स ग्लोबली ओपन हो गए और जो चीजें इलीगली बाहर से मंगवानी पड़ती थी उनको गवर्नमेंट ने इंपोर्ट करना लीगलाइज कर दिया। इससे दाऊद के बिजनेस पर काफी इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि फॉरेन ब्रांड्स लीगली अपनी कंपनीज और ऑफिसेज इंडिया में एस्टैब्लिश करने लगे और उसकी स्मगलिंग थोड़ी सी कम हो गई। मगर मेजरली जो गोल्ड और ड्रग्स में वो स्मगल करता था वो फिर भी चलता रहा। मगर दाऊद अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए ड्रग्स और गोल्ड के अलावा भी कई सारे एवेन्यूज तलाशने लगा और इसमें वो संपर्क में आया अल कायदा के। 1993 में मुंबई में 12 जगह पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें लगभग 250 लोग मारे गए थे और 1400 इंजरीज हुई थी। ये दाऊद इब्राहिम ने कराए थे दुबई में बैठ के। और मुंबई में इसको एग्जीक्यूट करने वाले रिस्पॉन्सिबल लोग थे टाइगर मेमन और याकूब मेमन। टाइगर मेमन को पकड़ा नहीं जा सका और याकूब मेमन को इसके लिए फांसी दे दी गई है। इस टेरर इंसिडेंट के बाद में सबका ध्यान दाऊद इब्राहिम पर अट्रैक्ट हुआ। बड़ी बड़ी वर्ल्ड एजेंसीज दुबई पर प्रेशर डालने लगी कि दाऊद इब्राहिम को ढूंढा जाए और इसी बीच में वो चुपचाप दुबई से भागकर कराची आ गया पाकिस्तान में और तब से लेकर आज तक माना जाता है कि वो कराची में ही रह रहा है। 2003 में यूनाइटेड नेशंस ने उसे एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया और $25 मिलियन का रिवॉर्ड उसके सर पे रख दिया। ऐसा माना जाता है कि अल कायदा के ओसामा बिन लादेन के साथ भी उसके काफी कॉन्टैक्ट्स थे। अफगानिस्तान वो कई बार जाके आ चुका है तालिबान के प्रोटेक्शन में और इंडिया में जो भी टेरर एक्टिविटीज होती हैं उनको वो किसी न किसी फॉर्म में सपोर्ट करता है। ऐसा माना जाता है कि 2008 में मुंबई के होटल्स में जो अटैक हुआ था उसमें भी दाऊद इब्राहिम ने लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया था। 2006 में इंडियन गवर्नमेंट को कुछ प्रूफ्स मिले। उन्होंने पाकिस्तान को 38 ऐसे क्रिमिनल्स की लिस्ट दी जो इंडिया में वांटेड है। उनमें दाऊद इब्राहिम का भी नाम था और कुछ प्रूफ थे कि वो पाकिस्तान में किस जगह पर लोकेटेड है। मगर पाकिस्तान ने इन क्रिमिनल्स को पकड़ने में इंडिया का कोई सपोर्ट नहीं किया। उल्टा ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी ISI इनको प्रोटेक्शन दिए हुए है। 2015 में पहली बार द देन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह उन्होंने एक्सेप्ट किया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है और इंडिया पूरी कोशिश करेगा उसे वापस यहाँ लाने के लिए, जबकि पाकिस्तान ने हर बार इस चीज को डिनाई किया है कि दाऊद इब्राहिम उनके यहाँ रहता है। उन्होंने तो ये भी डिनाई किया था कि ओसामा यहाँ रहता है, मगर ओसामा को USA ने वहीं मारा था। दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने का एक बड़ा हिंट मिला था 2020 में, जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF को पाकिस्तान ने कुछ प्रूफ दिए थे कि हम टेरर फंडिंग को कम करने के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। उसमें उन्होंने ऐसे क्रिमिनल्स की लिस्ट दी थी जिनके अकाउंट्स पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फ्रीज किए थे और उन क्रिमिनल्स में दाऊद इब्राहिम का भी नाम था। यानी पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली ये एक्सेप्ट कर लिया था कि दाऊद इब्राहिम के अकाउंट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं और इससे ये अफवाहें एकदम क्लियर हो गई हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची के व्हाइट हाउस नाम के एक महल में रहता है। आज भी अपने वो सारे क्राइम्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, जैसे कि स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा, कराची में बैठ के। ऐसा माना जाता है कि सारा का सारा हवाला सिस्टम जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता है, पैसे को एक देश से दूसरे देश भेजकर उसे टेररिज्म में या किसी और चीज में लगाया जाता है, वो सारा वो कंट्रोल करता है। और इस कारण उसके आज भी कई सारे पॉलिटिशियंस
और नेताओं के साथ में लिंक्स हैं। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की डेट तक की खबर यह है कि दाऊद इब्राहिम कराची के एक हॉस्पिटल में एडमिट है हेल्थ इश्यूज के कारण। अब देखना यह है कि आगे इंडिया क्या करता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दाऊद इब्राहिम की, वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग क्राइम बिजनेसमैन ऑफ इंडिया। किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो एक बार पिंड कमेंट का लिंक खोल के जरूर चेक कीजिए और प्लीज क्लास में रजिस्टर कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। हवाला सिस्टम कैसे काम करता है और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैं चलता हूं अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।